नए साल की शाम को मैं और जैस मोंटाना की लेक रीज रोड पर कैंप कर रहे थे। हम अस्पताल की भागदौड़ से दूर शांति और तारों के बीच समय बिताने के लिए 3 घंटे का सफर तय कर पहाड़ पर आए थे। अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी की थकान के बीच हर साल यहाँ आना हमारे लिए एक परंपरा बन गई थी। न्यूज़ में मैंने सुना था आज हल्की बर्फबारी है, लेकिन शाम को टर्नर पहुँचते ही तूफान गंभीर हो गया। आसमान इतना धुंधला था कि 50 फीट आगे देखना भी मुश्किल हो गया था। शायद हमें लौट जाना चाहिए था, पर हम रुक गए। जैसे ही हम बाहर निकले, मैंने पेड़ों के बीच से किसी को अपनी ओर आते देखा। शुरुआत में लगा कि कोई हाइकर या रेंजर तूफान के बीच सुरक्षा जांच कर रहा है, पर जैसे ही वो पास आया, मैंने देखा कि वो लंगड़ा रहा था और अपना बायां हाथ थामे हुए था। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। वो हमसे 20 फीट दूर घुटने के बल गिर पड़ा और चिल्लाया कि उसकी पत्नी पहाड़ों से गिर गई है और उसे गंभीर चोट लगी है। हमने बिना सोचे उसकी मदद करने का फैसला किया। सालों की ट्रेनिंग के चलते जैस ने तुरंत मेडिकल किट निकाली और मैंने कंबल और हेडलाइट्स उठाई। हड़बड़ाहट में हम अपने फोन लेना भूल गए। वो आदमी बार बार कहता रहा कि उसकी पत्नी मर रही है और हमें तुरंत चलना चाहिए। हम उसके पीछे घने पेड़ों के बीच एक संकरे रास्ते पर चल दिए। बर्फ के कारण हमारी सांसें और जूतों की आहट के सिवाय सब तरफ सन्नाटा था। करीब 5 मिनट तक हम जंगल के अंदर बढ़ते रहे। तभी मैंने गौर किया कि उस आदमी के चलने का ढंग बदल रहा है। जब वो मिला था तब वो काफी लंगड़ा रहा था, लेकिन अब वो नॉर्मल था। जिस आदमी की पत्नी मर रही हो, उसके चेहरे से वो घबराहट और जल्दबाजी भी अब गायब थी। इसके बजाय वो बस आम तरीके से चल रहा था और बीच बीच में मुड़कर ये देख रहा था कि हम उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं। मैंने जैस को धीरे से टोकते हुए कहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने हामी भरी, पर वो चलता रहा क्योंकि किसी घायल की मदद ना करने का जोखिम हम नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने एक मोड़ लिया, 2 आदमी बड़े पत्थर के बीच से निकले। उन्होंने भारी कपड़े पहने थे और चेहरे ढके हुए थे। एक के कंधे पर राइफल थी और दूसरे के पास एक मोटा पाइप था जिस पर टॉर्च लगी थी। लंगड़ाने वाले आदमी ने तुरंत नाटक बंद कर दिया। वो सीधा खड़ा हुआ और हाथ झटक कर अपने साथियों की ओर बढ़ गया। ये देखकर मेरे पेट में खौफ बैठ गया और चेस भी मेरे पास ही ठिठक गया। राइफल वाले आदमी ने सपाट आवाज में हमसे सारा सामान देने को कहा, जैसे वो इस काम का आदी हो। जैस ने चुपचाप अपना वॉलेट, घड़ी और चैन सौंप दी और मैंने भी अपनी चीजें दे दी। जब उन्होंने फोन मांगे तो हमने बताया कि वो कार में ही छूट गए हैं। फिर उन्होंने जैस से चाबियां मांगी। जैस ने धीरे से अपनी हथेली खोली, पर राइफल वाले के छीनने से ठीक पहले वो जानबूझकर लड़खड़ाया और चाबियां बर्फ में गिरा दी। उसका इशारा समझकर मैं धीरे धीरे कदम पीछे हटाने लगी और सही मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो आदमी झुककर चाबियां उठाने लगा, जैस ने उसकी पसलियों में कोहनी मारी और मुझे भागने के लिए चिल्लाकर खुद दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी भागी। मेरे पीछे गोलियों की आवाज गूंजी और एक गोली मेरे पास बर्फ पर लगी, पर मैं नहीं रुकी। टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थी और बर्फीली हवा मेरे फेफड़ों को चुभ रही थी। मुझे उनके पीछे आने की आहट मिल रही थी, लेकिन बिगड़ते तूफान में विजिबिलिटी बहुत कम थी। मुझे दिशा का अंदाजा नहीं था, बस ढलान की ओर भागती रही। मेरे पैर जल रहे थे और बिना दस्ताने की उंगलियां सुन पड़ चुकी थी। मैं लगातार जैस की सलामती के बारे में सोच रही थी। तभी पेड़ों के बीच मुझे धुंधली पीली रोशनी दिखी। सड़क पर एक स्नोप्लो चल रहा था। मैं जंगल से बाहर निकलकर किनारे पर आई और हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और मुझे कैब के अंदर खींच लिया। उसने पूछा कि क्या हुआ है, पर कड़कड़ाती ठंड में मेरे दांत इतने बज रहे थे कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत फोन किया और मुझे सुरक्षित जगह पर ले गया। मैं घंटों एम्बुलेंस में बैठी कांपती रही और लगातार जैस के बारे में पूछती रही, पर किसी को कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे कंबल में लपेटकर फॉरेस्ट बाइट के लिए चेक किया। उन्होंने जैस को करीब 2 घंटे बाद ढूंढ लिया। वो खुद ही सड़क तक पहुंचने में सफल रहा था।
वो घायल और डरा हुआ था पर सुरक्षित था। उसने बताया कि उसने हमलावरों को घने जंगल में उलझाकर खो दिया था। जब मैंने उसे अपनी ओर आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। तब तक पुलिस मौके पर पहुंची। हमारी कार गायब हो चुकी थी। ताज़ा बर्फ के पैरों और टायरों के तमाम निशान मिटा दिए गए थे। ऑफिसर ने आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने की बात तो कही, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो उन लुटेरों या हमारी गाड़ी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हफ्तों बाद एक रेंजर ने बताया कि उस पहाड़ी से और भी लोग लापता हुए थे, लेकिन घने जंगलों के कारण कुछ पता नहीं चला। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर हम अकेले मदद करने जाते तो क्या होता। अब मैं 29 साल की हूँ और ये घटना 3 साल पुरानी है। मैं आज भी इमरजेंसी मेडिसिन में ही हूँ, पर अब कैंपिंग नहीं करती। मैं सर्दियों में पहाड़ी रास्तों से दूर रहती हूँ। अब जब भी कोई अस्पताल में अपने घायल परिजन के लिए मदद मांगता है तो इलाज से पहले मैं सिक्योरिटी को फोन करती हूँ। मैं और राइली नए साल पर वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में अपनी दादी के कैबिन जा रहे थे। वो वहां अकेली रहती थी, इसलिए हमने उनके साथ छुट्टियां बिताने का वादा किया था। मौसम विभाग ने कहा था कि हल्की बर्फबारी होगी, पर पहाड़ पर गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कि ऊंचाई पर मौसम कभी भी बदल सकता है। हम रात 8 बजे निकले। 11 बजे तक हम पहाड़ों में काफी अंदर थे, जहां चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और घर गायब हो चुके थे। बर्फ लगातार गिर रही थी और हर तरफ शांति छा गई थी। राइली पूरे हफ्ते ज्यादा काम करने की वजह से बहुत थकी थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने आराम करने के लिए गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उसे पीछे लेटने को कहा और वो तुरंत गहरी नींद में सो गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, बर्फबारी और तेज हो गई और बर्फ के टुकड़े शीशे से टकराने लगे। मेरी हेडलाइट्स सामने की सड़क पर मुश्किल से रोशनी कर पा रही थी। अचानक कार को जोर का झटका लगा, जैसे मैं किसी चीज के ऊपर से गुजरी हूँ। डैशबोर्ड की लाइटें टिमटिमाई, इंजन 2 बार खड़खड़ाया और बंद हो गया। सब कुछ एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बंद हो गई। मेरे फोन में सिर्फ 3% बैटरी थी और सिग्नल भी बहुत कम था। बाहर सड़क दोनों तरफ खाली थी। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कहीं कोई आसरा दिखाई नहीं दिया। मैं ठंडी हवा में बाहर निकली और बोनट खोलकर फोन की टॉर्च से तार देखने लगी। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, पर ठंड जैकेट के अंदर तक महसूस हो रही थी। अचानक तूफान में सब कुछ शांत हो गया। मैं राइली को जगाने ही वाली थी कि तभी पीछे से हेडलाइट्स दिखी। एक काली गाड़ी पीछे आकर रुकी और एक आदमी बाहर निकला। वो करीब 40 साल का था और उसने दस्ताने पहने थे। वो आराम से पास आया, पर मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें बहुत तेज थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूं और कहा कि आज रात सड़क कब्रिस्तान जैसी सुनसान है। उसकी आवाज अच्छी थी, पर कुछ अजीब था। मैंने बताया कि मेरी कार खराब हो गई है। वो पास आया और बोनट के नीचे इंजन देखने लगा। उससे सिगरेट और किसी खट्टी चीज की बदबू आ रही थी। उसने कहा कि बैटरी और इंजन पूरी तरह खराब हो चुके हैं। उसने डराया कि यहां रुकने पर मैं जम जाऊंगी और शहर चलने की सलाह दी। मैंने शुक्रिया कहा और झूठ बोला कि मदद के लिए ट्रक आ रहा है। उसने जोर दिया कि इतनी ठंड में कोई ट्रक नहीं आएगा। मैं वापस इंजन देखने लगी ताकि उसे बिजी लगूं, पर मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरा इशारा समझकर चला जाएगा। इसके बजाय वो और करीब आ गया। अब उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी, जैसे वो नाटक करते करते थक गया हो। उसने कहा कि चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे उसकी गाड़ी में बैठना ही होगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पीछे हट गई और चिल्लाई, पर उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे कार से सटा दिया। मेरा फोन बर्फ में गिर गया। उसने कहा कि इसे मुश्किल मत बनाओ।
यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। मैंने उसके हाथ पर काट लिया और राइली का नाम चिल्लाया। राइली जाग गई और पीछे का दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो आधी नींद में थी पर समझ गई कि कुछ गलत है। वो आदमी एकदम रुक गया। उसे नहीं पता था कि कार में कोई और भी है। राइली कंबल लपेटे बाहर निकली और जोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने मुझे तुरंत छोड़ दिया। वो पीछे हट गया और हम दोनों को देखने लगा। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो 2 गवाहों का खतरा नहीं उठाना चाहता। वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ भागा और बर्फ में गायब हो गया। राइली ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस को आने में 1 घंटा लगा। उन्होंने टॉर्च से सड़क जांची पर बर्फ ने सब ढक दिया था। मैंने आदमी और उसकी गाड़ी के बारे में सब बताया। ऑफिसर ने कहा कि यह पहली घटना नहीं थी, पिछले सालों में भी ऐसा ही हुआ था। वो आदमी इन सड़कों पर जाता था और सही मौके का इंतजार करता था। मुझे बाद में समझ आया कि मैं कैसे बची। उस आदमी को लगा कि मैं अकेली और कमजोर हूं। उसने मुझे अकेले गाड़ी ठीक करते देखा था। उसे नहीं पता था कि राइली पिछली सीट पर सो रही है। जैसे ही उसे पता चला कि मैं अकेली नहीं हूं, वो भाग गया। मैं सिर्फ इसलिए बची क्योंकि मेरे साथ कोई था। मैं अब 23 साल की हूं। ये बात 2 साल पुरानी है। मैं अब रात में पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाती, भले ही कोई साथ हो। सूरज डूबते ही और पेड़ों को देखकर मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं और राइली इस बारे में बात नहीं करते। उसे बुरा लगता है कि वो सो रही थी। मैं कहती हूँ कि ये गलत है क्योंकि उसकी मौजूदगी ने ही मेरी जान बचाई। पर कभी कभी रात में मैं उन दूसरी औरतों के बारे में सोचती हूँ जो सच में अकेली थी और कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई। नए साल की वो शाम थी। मैं वाइल्ड लाइफ रिहब सेंटर में अपनी लेट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। गाड़ी में मेरे साथ सिर्फ मेरा कुत्ता बैक्स था जो पीछे की सीट पर शांति से बैठा था। मेरा रास्ता काउंटी रोड 314 था। ये मीलों फैले बादाम के बागों के बीच से गुजरता था जहां मजदूर अपने अपने घर जा चुके थे। रात बहुत शांत थी, ट्रैफिक भी नहीं था, बस मेरी हेडलाइट्स और पेड़ों के साए थे। आधे सफर में बैक्स रोने लगा। पहले लगा कि उसे मेरा अटेंशन चाहिए, पर वो खड़ा होकर सीट पर घूमने लगा। मुझे लगा उसे बाहर पेशाब करने जाना है। मुझे बाग के बीच जगह दिखी। मैंने गाड़ी रोकी और इंजन चालू छोड़ दिया। जब मैं बाहर निकली तो हवा ठंडी और नम थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बॉक्स बाहर कूदकर सूंघने लगा। वो थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे बाग में कुछ आवाज़ आई। यह आवाज़ भारी थी, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। अचानक बैक्स बाग में भागा और गायब हो गया। मैंने उसका नाम चिल्लाया पर वो नहीं दिखा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और उसके पीछे गई। रोशनी अंधेरे में बहुत कम थी। मैं उसका नाम पुकारते हुए बाग में अंदर चली गई। अचानक मेरा पैर हवा में लहराया और मैं जोर से आगे 1-2 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। मेरा फोन हाथ से छूट गया और मिट्टी में गिर गया। गड्ढा 4 फीट चौड़ा था और उसके किनारे चिकने थे, जैसे वहां से गाड़ियां गुजरी हों। मैं मिट्टी में टायरों के निशान महसूस कर सकती थी। तभी मुझे पास से कुछ आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच से एक भारी धम की आवाज आई और फिर एक दबी हुई कर्राह।
मेरा खून जम गया। मैंने अपना फोन उठाया और लाइटें बंद कर दी। मैं गड्ढे से बाहर निकली और रेंगते हुए पेड़ के तने से चिपक गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी बैग्स मेरे पास आया। वो पूरी तरह कांप रहा था। मैंने उससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। कुछ ही दूरी पर आवाजें तेज हो गई। वो काम कर रहे मजदूर थे। मैंने फावड़ों से खुदाई और प्लास्टिक की सरसराहट सुनी। उनमें से एक ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा डर बढ़ गया। उसने लाश को ध्यान से दफनाने को कहा। मुझे वहां से निकलकर अपनी कार तक पहुंचना था। जब मैंने बैग्स को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो जमीन पर हाथ लगने की आवाज हो गई। अचानक उन आदमियों ने बात बंद कर दिए। एक ने सीटी बजाई और दूसरे ने जवाब दिया। उन्हें पता चला कि कोई देख रहा है। मैंने बैग्स को उठाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। मैं आवाज नहीं करना चाहती थी। मेरे पीछे कदमों की आवाज तेज हो गई। वो फैलकर बाग में आगे बढ़ रहे थे। मैं बैग्स को सीने से चिपकाकर दौड़ने लगी। जब मैं किनारे पहुंची तो टहनियों के बीच अपनी कार देखी। हेडलाइट्स ऑन थी, पर पास पहुंचने पर मुझे ड्राइवर के दरवाजे पर कुछ हलचल दिखी। एक आदमी बोनट से सटक कर सिगरेट पी रहा था। वो मेरा इंतजार कर रहा था। चाबियां मेरी जेब में थी, पर उसके देखे बिना अंदर जाने का रास्ता नहीं था। मेरे पीछे कदमों की आवाज पास आ गई। मैं फंस गई थी। मैंने तुरंत फैसला किया और कार की तरफ जाने के बजाय सड़क के किनारे भागने लगी। कार के पास खड़े आदमी ने चिल्लाया और वो सब मेरी ओर आने लगे। मैं तब तक भागी जब तक मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। मुझे झाड़ियों में एक कंक्रीट का एक कॉटेज दिखी। मैं अंदर घुस गई और बैग्स को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। टॉर्च की रोशनी दरवाजे से गुजरी और बाहर जूतों की आवाज आई। रेडियो पर किसी ने कहा कि अब मैं उसे नहीं देख रहा हूं। मैं वहीं जम गई और हिली नहीं। वो मिनट सदियों जैसे लग रहे थे, पर आखिरकार शांति हो गई। मैंने हिलने से पहले 20 मिनट और इंतजार किया। जब मैं धीरे धीरे सड़क पर वापस आई, मेरी कार वहीं थी, पर उसकी खिड़की टूटी हुई थी और शीशे बिखरे थे। उन्होंने हेडलाइट्स भी तोड़ दी थी। मैंने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की और बिना लाइट जलाए अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाने लगी। ये खतरनाक था, पर मैं उन आदमियों से दूर थी। मैंने बैग्स को देखने के लिए गाड़ी की स्पीड कम की। वो डर से कांप रहा था। मैं रात 1 बजे घर पहुंची। डैड जाग रहे थे। उन्होंने देर होने का कारण पूछा तो मैंने ट्रैफिक का बहाना बना दिया। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मैंने पुलिस की एक भरोसेमंद आदमी को सब बताया। उन्होंने कहा कि वो रास्ता ऐसी गलत चीजों के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने सलाह दी कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं, वरना मुझे और डैड को खतरा हो सकता है। बेहतर यही था कि मैं उस रात की बात भूल जाऊं और दोबारा कभी काउंटी रोड 314 पर ना जाऊं। उसके बाद मैं हफ्तों तक सो नहीं पाई। मैं कैसे सोती जब मुझे पता था कि मैं मरने या गायब होने के कितना करीब थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलत समय पर गलत जगह रुक गई थी।